ट्रांसएग्जामिक एसिड। नाउ ट्रांसएग्जामिक एसिड इज एन एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट, और अगर ये एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट बनाएगा, एंड इट इज़ यूज टू रिड्यूस द हैमरेज। अब होता क्या है कि जो प्लाज्मिनोजन होता है विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म, ये कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन के अंदर, और ये जो प्लाज्मिन होता है ये क्या करता है कि ये फिब्रिन इसकी डिसइंटीग्रेशन कराता है। अब ये वो फिब्रिन था जिसने सारे थ्रोम्बस के स्ट्रक्चर को आपस में होल्ड करके रखा था। अब अगर इस फिब्रिन की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी तो ये जो थ्रोम्बस का सारा स्ट्रक्चर है डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि जो क्लॉट है वो रिजॉल्व हो गया। अब जो ट्रांस एग्जामिक एसिड है दिस इज एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट, ये इस फिब्रिन की लाइसिस नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्लॉट जो है वो मेंटेन रहता है। सो ट्रांस एग्जामिक एसिड इज यूज टू रिड्यूस द हैमरेज, ये क्लॉट फॉर्मिंग है, ठीक है, इसकी वजह से क्लॉट बनता है, और ये करता क्या है कि जो प्लाज्मिनोजन ने एक्टिवेट होना था प्लाज्मिन ने, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। तो अगर एंटीकोएगुलेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक होगा जो कि आर्टरी की वॉल के अंदर होगा, जब वो रप्चर करेगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बस बनेगा। अब इस थ्रोम्बस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्लेटलेट एडहीजन होगी, जो प्लेटलेट्स होंगे वो आपस में एडहेयर करेंगे। अब ये किस तरह एडहेयर करेंगी, प्लेटलेट के ऊपर एडीपी आकर बाइंड करेगा। सो प्लेटलेट के ऊपर जब एडीपी आकर बाइंड करता है तो ये क्या करता है, फैक्टर 2A और 3B की एक्सप्रेशन करवाता है। सो फैक्टर 2A और 3B जो होंगे एक्सप्रेस हो जाएंगे, और देन इन फैक्टर 2A और 3B को आपस में जो चीज़ बाइंड करके होल्ड करके रखेगी, दिस इज गोइंग टू बी फिब्रिनोजन, जो कि बाद में फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, और ये जो फिब्रिन है ये सारा जो होगा मैश का फ्रेमवर्क इसको मेंटेन करके रखेगा। सेकंड, इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 12A, 10A, 2A, ये सारे एक्टिवेट होंगे। अब जब थ्रोम्बस बना है, आर्टरी की इंटीरियर वॉल जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों एक्टिवेट हुए हैं। इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो होगा वो फैक्टर 7 है प्रोड्यूस होगा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, दिस इज कॉल्ड 12A, फिर फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, दिस इज 11A, एंड देन फाइनली फैक्टर 9 जो होगा एक्टिवेट होगा, दिस इज 9A। अभी जो फैक्टर 7 है और फैक्टर 9 है ये क्या करेंगे, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे इनटू फैक्टर 10A। अब ये जो फैक्टर 10 है ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। सो फैक्टर 10A thrombin which is factor 2 इसको एक्टिवेट करेगा into 2A in the presence of calcium ions, in the presence of phospholipids and in the presence of factor 5A। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन को चेंज करेगा फिब्रिन में, जो कि प्लेटलेट का मैश या जो फ्रेमवर्क है उसको होल्ड करके रखते हैं। सो जो फिब्रिन आपस में दो प्लेटलेट्स को थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन 2A एंड 3B होल्ड करके रखे वो फाइनली एक्टिवेट हो गए, और उसको किसने किया, थ्रोम्बिन ने किया। अब इस सब के अलावा एक और एंजाइम होता है दिस विच इज़ इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन, ये फाइनली एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में, और इसको एक्टिवेट कौन कराता है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स। अब ये जो प्लाज्मिन है ये क्या कराता है, ये क्लॉट को रिजॉल्व कराता है। सो इट डिसइंटीग्रेट्स दिस फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्लाज्मिन है इसने क्या करना है, फाइब्रिन की डिसइंटीग्रेशन करानी है और क्लॉट जो है उसको सारा रिजॉल्व करा देना है। अब इस सब के दौरान जो प्लेटलेट्स है वो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के थ्रू ये प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट और केमिकल्स एडिनोसिन अपटेक ये लोग कर सकते हैं। देन दे हैव साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्टेरेस एक्टिविटी। सो प्लेटलेट्स में से डिफरेंट जो होंगे केमिकल्स वगैरह वो भी रिलीज होंगे। तो अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम हर डिफरेंट स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग देकर इस सारे मैकेनिज्म को ब्लॉक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे का जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज गोइंग टू बी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या करेगी, साइक्लोऑक्सीजनेस को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 भी फॉल कर देगा और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 भी फॉल कर देगा। अब क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन जो होता है ये प्लेटलेट से निकलता है और प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये प्लेटलेट्स डिवाइड नहीं कर सकते और थ्रोम्बोक्सिन की जो क्वांटिटी है वो लो ही रहती है। लेकिन जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये एंडोथेलियल सेल से निकलता है, तो जब ये ब्लॉक होता है तो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड करते हैं और न्यू एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं जो कि एस्पिरिन के अंडर कंट्रोल नहीं होते, और देन वो प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो सिक्रीट करते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो इंक्रीज कर जाता है और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो डिक्रीज ही कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड थिनिंग का इफेक्ट है एस्पिरिन की वजह से वो आता है। इसके अलावा हम प्लेटलेट एडहीजन में एक और ड्रग भी दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड डायपेरिडामोल। डायपेरिडामोल क्या करेगी, ये पहले वेजोडाइलेशन करवाएगी। इसके अलावा डायपेरिडामोल ब्लॉक करेगी एडिनोसिन की अपटेक को। और इसके अलावा जो साइक्लिक GMP
फॉस्फोडाइएस्टेज एक्टिविटी उसको भी ब्लॉक करेगी। उसके बाद हम क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल क्या करेगी, ये जो एडीपी ने रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करना था इस चीज़ को ही ब्लॉक कर देगी, क्लोपिडोग्रेल, प्रसुग्रेल, टाइकाग्लिलोर वगैरह। इसके अलावा हम एपिक्सीमैब दे सकते हैं, एप्टीफिबाटाइट दे सकते हैं, और ये क्या करेगी, जो फैक्टर 2B और 3A ने बाइंड करना था फाइब्रिनोजन के साथ इसको ब्लॉक करेगी। सो एपिक्सीमैब, एप्टीफिबाटाइट इस चीज़ को ब्लॉक करेगी। देन हम वाफरीन दे सकते हैं। जब वाफरीन देंगे तो वो जो टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 है ये ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाफरीन जो है वो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है वो फॉल कर जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हैपरिन दे सकते हैं। अब हैपरिन क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को। अब एंटीथ्रोम्बिन 3 के थ्रू ये डिफरेंट फैक्टर्स की इनएक्टिवेशन कराएगा, जिसमें फैक्टर 10 ने इनएक्टिवेट हो जाएगा, उसके अलावा फैक्टर 2A जो होगा वो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, और माइनर फैक्टर्स में आ सकते हैं फैक्टर 9A, फैक्टर 11A एंड फैक्टर 12A। हैपरिन से मिलता जुलता है एक और मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एनॉक्सापैरिन, और ये क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट कराएगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को, लेकिन ये सिर्फ एक ही फैक्टर को इनएक्टिवेट कराएगा विच इज़ फैक्टर 10A। देन इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल जो चीज़ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, दिस इज गोइंग टू बी एल्टीप्लेज या रेटिप्लेज या टेनेक्टिप्लेज, जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स। तो ये क्या करवाएंगे, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कराएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में चेंज होगा और फाइब्रिन की डिसइंटीग्रेशन होगी और क्लॉट जो होगा रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ इसको ब्लॉक करेगी, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में नहीं कन्वर्ट होने देगी, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसएग्जामिक एसिड। अब ट्रांसएग्जामिक एसिड इसकी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से प्लाज्मिन नहीं बनेगा और फिब्रिन जो होगा वो मेंटेन रहेगा, उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी और इस तरह जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल जो थ्रोम्बिन है उसको जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज़ गोइंग टू बी लैपिरुडिन, बाइवैलिरुडिन, एर्गैटोबान, डेबिगाट्रॉन, ये सारे फैक्टर 2 को ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा फाइनली जो फैक्टर 10 को जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज़ गोइंग टू बी एबिक्साबान या रेवेरोक्साबान, ये फैक्टर 10A की ब्लॉक करेंगी। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें ट्रांसएग्जामिक एसिड की, इट इज़ गिवन ओरली, आईवी भी दे सकते हैं, इंजेक्शन में और इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। ट्रांसएग्जामिक एसिड का क्लिनिकल यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस हैमरेज। अगर कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन हुई है या कोई प्रोस्टेट का प्रोसीजर हुआ और उसके बाद हैमरेज हो रही है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसएग्जामिक एसिड दे सकते हैं, मिनरलोजी में दे सकते हैं, एपिस्टिक्सिस को रोकने के लिए, हेरिडिटरी एंजियोडीमा में, और अगर कोई हमने थ्रोम्बोलिटिक एजेंट दे दिया जिसकी ओवरडोज हो गई है तो उसको काउंटर करने के लिए भी हम ट्रांसएग्जामिक एसिड दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स ट्रांसएग्जामिक एसिड क्या हो सकते हैं, जीआई डिस्टर्बेंसेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, स्किन रिएक्शंस, डिस्टर्ब कलर्ड विजन, ये सारे हो सकते हैं। तो अगर अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स देखें तो उसमें कुछ एंटीकोएगुलेंट्स और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकती हैं। तो अगर पहले एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें तो उसमें हैपरिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे। सबसे पहले अनफ्रैक्शन हैपरिन, और अगर हम लो मॉलिकुलर वेट हैपरिन को देखें तो उसमें नॉक्सापैरिन, डेल्टीपैरिन, टिंजापैरिन और फोंडापैरिन एक्स वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, यानी ये फैक्टर 2 की इनहिबिटर्स है। दीज आर लैपिरुडिन, डेजिरुडिन, बाइवैलिरुडिन, एगैट्रोबान एंड डेबिगैट्रॉन। देन वी हैव डायरेक्ट फैक्टर 10A, यानी 10A फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करने वाले, दीज आर गोइंग टू बी रेवरोक्साबैन, एपिक्साबैन एंड एंडोक्साबैन। फिर हमारे पास आता है वारफरिन। नाउ दिस वारफरिन इज अ कॉमन एंटागनिस्ट, और ये क्या करता है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स आते हैं। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीपीए एनालॉग्स एंड देन वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। टीपीए विच इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एनालॉग्स, तो इसमें एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टिनेक्टिप्लेज आएंगे, एंड इन स्ट्रेप्टोकाइनेज वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आएंगे, और उसमें सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर्स, अगर उनको देखें तो उसमें टायरोफिबान, एपिक्सीमैब और एप्टीफिबाटाइट आ सकते हैं। देन वी हैव ADP इनहिबिटर्स, जो प्लेटलेट्स के ऊपर ADP ने आकर बाइंड करना होता है रिसेप्टर पे, ये उनको इनहिबिट करेंगे, उसमें आ सकते हैं क्लोपिटोग्रेल, प्रसुग्रेल, टाइक्लोबिडिन और टाइकाग्लिरोर। Okay, then we have some other drugs. These are called phosphodiesterase 3 इनहिबिटर्स। ये जितनी भी हैं ये भी एंटीकोएगुलेंट एक्शन जो है वो शो करेंगे। इसमें डाइपरिडामोल, एनामरिनोन, मिलरिनोन, सिलोस्टाजोल, एनॉक्सिमोन और थियोफाइलिन आ सकती हैं। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स बच जाती हैं ये वो ड्रग्स हैं जो कि क्लॉटिंग करवाएंगी या ब्लीडिंग स्टॉप करवाएंगी। तो इन ड्रग्स में आ सकता है सबसे पहले रिवर्सल एजेंट्स, जिसमें आएगा विटामिन के जिसे कहेंगे फाइटोनाडियोन, उसके अलावा प्रोटामीन आ सकता है।
देन क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें आएगा फैक्टर 8 या डेस्मोप्रेसिन, और फाइनली हमारे पास एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स आएंगी। सो एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स में अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसएग्जामिक एसिड आ सकते हैं।